everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Hello students, I hope you are very well and you are well understood. Okay, now we will discuss African Caribbean literature, a new author and a new work. Question number 7, discuss the theme of summer lighting by Oliver Senior. ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इस चीज़ को आप समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी यहाँ पर वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिन वीडियोस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, वो यूजी और पीजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपके सिलेबस में समर लाइटिंग का चैप्टर है, समर लाइटिंग वर्क है और रिटन बाय ऑलिवर सीनियर ने लिखा है, तो आप कहीं मत जाइए, सिर्फ इस वीडियो से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मार्क्स आपको गेन करने में काफ़ी सपोर्ट करेंगे. तो आप इसी तरह से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा. आज हम इसकी थीम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. अंडरस्टूड? डिस्कस द थीम ऑफ समर लाइटिंग बाय ऑलिवर सीनियर. ऑलिवर सीनियर के द्वारा लिखा गया समर लाइटिंग की थीम को डिस्कस करेंगे आज हम. नाउ आंसर द शॉर्ट स्टोरी. पहले आप इस पिक को थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि क्या है. अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है. आंसर द शॉर्ट स्टोरी समर लाइटिंग बाय ऑलिवर सीनियर, नॉट ऑलिवर. नाम क्या है? ऑलिवर सीनियर है, सिर्फ ऑलिवर नहीं है. इज रिच इन थीम्स दैट रिफ्लेक्ट्स रूरल जमैकन लाइफ, फैमिली डायनेमिक्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ चाइल्डहुड. इसमें एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी है जो अपनी फैमिली की मुश्किलों को देखता है और जब वो सारी मुसीबतों को और मुश्किलों को देखता है तो उसे बड़ा मतलब अजीब फील होता है. उसे ये लगता है कि यार मेरा घर जो है, अगर देखा जाए तो इस तरह से जो घर का इन्वायरमेंट है वो कहीं से भी बच्चों के लिए फेवरेबल नहीं था. ऐसे समझिए आप, वो लोग आपस में झगड़ते रहते थे. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है समर लाइटिंग, जिन्हें लिखने वाले ऑलिवर सीनियर हैं, जिनकी थीम जो है पूरी तरह रिफ्लेक्शन डालती है उस गांव को या ग्रामीण दृष्टिकोण को जहाँ पे छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है जमैकन लाइफ. फैमिली बहुत डायनेमिक है एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चाइल्डहुड. और बचपन की उसकी अपनी जटिलताओं को इसके अंदर दिखाया गया है कि बचपन में क्या क्या सोचता है, कैसी कैसी चीज़ें उसके चारों तरफ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोसेंस एंड चाइल्डहुड क्यूरोसिटी. तो बचपन में बच्चे के साथ क्या होता है, उसकी मासूमियत होती है और बचपन में उसको क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. आपने देखा भी होगा, वो हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या बहुत ज़्यादा उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनको रिप्लाई दें. तो बस इसी तरह का इस बच्चे के साथ भी था. इनोसेंस एंड चाइल्डहुड क्यूरोसिटी, मासूमियत है इसमें और चाइल्डहुड क्यूरोसिटी है उस बच्चे के साथ. द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए यंग बॉय. ये कहानी बताती है एक हमें यंग बॉय के बारे में या एक यंग बॉय के परिप्रेक्ष्य में. एंड ए की थीम इज हिज इनोसेंट क्यूरोसिटी अबाउट द एडल्ट वर्ल्ड. इसकी जो की थीम है वो उसकी मासूमियत, उसकी क्यूरोसिटी है बड़े लोगों के संसार को जानने के बारे में. छोटा बच्चा बड़े लोगों के बारे में सोचता है, उसकी जो मासूम जिज्ञासा है वो किसको लेकर के है कि जो बड़े लोग हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं. तो उनकी दुनिया के बीच को और अपने बचपन के बीच जो उसके साथ हो रहा है वो सारी चीज़ों को समझना चाहता है. He explores his environment with wonder but is also confused by the reaction and emotion of the adults around him. लेकिन वो फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो नहीं समझ पाता कि जो एडल्ट लोग हैं वो क्यों इस तरह का रिएक्शन देते हैं, उनके इमोशन ऐसे क्यों हैं कि जिससे वो कन्फ्यूजन फील कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें ही एक्सप्लोर, वो ये सब खोजने की कोशिश करता है कि उसका इन्वायरमेंट जो है वो इतना वंडरफुल क्यों है, इतना आश्चर्यजनक क्यों है, वो हमेशा कंफ्यूज क्यों रहता है. जब वो देखता है एडल्ट लोगों का रिएक्शन, उनके इमोशंस, उनके चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट है उसको जब वो ऑब्जर्व करता है तो उसे काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं. दिस हाईलाइट्स द गैप बिटवीन ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड द एडल्ट वर्ल्ड. पूरी तरह से इसकी जो थीम है वो उस गैप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक बच्चे का संसार अलग होता है और एक एडल्ट का वर्ल्ड अलग होता है. तो यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है. नंबर 2, फियर एंड सुपरस्टिशन. उसे डर भी है और अंधविश्वास भी है. वो ये भी देखता है कि गांव में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है. द रूरल सिटिंग इज स्टिप्ड इन सुपरस्टिशियस एंड फियर स्पेशली सराउंडिंग नेचुरल फिनोमिना लाइक लाइटिंग. ग्रामीण भाग में वो ये भी जान रहा है कि यहाँ पर डर बहुत ज़्यादा है और सुपरस्टिशियस मतलब जो लोग हैं वो अंधविश्वास में ज़्यादा डूबे हुए हैं. ख़ास तौर से जब बिजली चमकती है तो वो लोग सोचते हैं कि ये घटना जो हो रही है, जबकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, तो उसको भी अंधविश्वास से जोड़ देते हैं. द एडल्ट्स फियर ऑफ लाइटिंग एंड द बॉयज इवेंचुअली एक्सपीरियंस विद दिस शोज हाउ डीपली कल्चरल बिलीव्स एंड फियर्स कैन इन्फ्लुएंस पीपल स्पेशली चिल्ड्रन.
वो देखता है कि ये जो मतलब नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं तो उसमें जो बड़े लोग हैं वो डर रहे हैं उस बिजली के कड़कने से, और जबकि वो इतना नहीं डर रहा। जो वो बच्चा है उसका खुद का एक्सपीरियंस ये है कि ये तो एक तरह का अंधविश्वास है, ये इतना डर क्यों रहे हैं, ये तो नेचुरल फिनोमिना, इससे तो डरना ही नहीं चाहिए। और ख़ास तौर से वो बच्चों को भी डरा रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को भी डरा रहे हैं। तो ये चीज़ें उसे कहीं न कहीं स्पेशली बच्चे होने के नाते उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है कि लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं एक नेचुरल फिनोमिना से। नंबर थर्ड, आइसोलेशन एंड लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन। दूसरी चीज़ है उसके अंदर अकेलापन है और वो दूसरे लोगों से लंबे समय तक जुड़ना चाहता है। लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन का मतलब लंबे समय से जुड़ाव जुड़ाव करना चाहता है एडल्ट लोगों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो एडल्ट लोग हैं वो उसको अपने वर्ल्ड में आने ही नहीं दे रहे हैं। द बॉय ऑफन फील्स लॉनली एंड डिसकनेक्टेड, क्रेविंग लव एंड अटेंशन स्पेशली फ्रॉम हिज मदर। जो लड़का है वो ये अकेलापन महसूस करता है, अपने को डिस्कनेक्ट फील करता है एडल्ट वर्ल्ड से। उसके अंदर बहुत भूख है कि उसे कोई प्यार करे, उसे अटेंशन दे। स्पेशली जो उसकी माँ है वो उससे तो ये चाहता ही है कि उसकी माँ तो कम से कम उसकी तरफ अटेंशन दे और प्लस उससे प्यार करे। तो वो उससे भी अपने को डिस्कनेक्ट फील करता है। हिज आइसोलेशन इज़ इमोशनल एज वेल एज फिजिकल। वो इतना अकेला है कि इमोशनली तो जितना वो अकेला है, लेकिन वो फिजिकली भी अपने को अकेलापन फील कर रहा है। symbolized by his wandering in nature and his desire to connect with others। वो पूरी कोशिश करता है कि नेचर यानी कि जो उसका प्राकृतिक रूप से जो उसका जुड़ाव है, भावनात्मक रूप से तो है ही, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उसका जो जुड़ाव है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि लोग उससे जुड़ रहे हों। उसकी ऐसी डिज़ायर है कि वो दूसरों से कैसे कनेक्ट करे। वो ये चाहता है और ये आश्चर्यजनक रूप से उसे ऐसा लगता है कि जितना ही लोग प्रकृति से डरते हैं, जितना प्रकृति इससे के साथ में है, उतना वो मेरे साथ क्यों नहीं मतलब ऐसा फील कराते, मुझे सेफ फील कराएं, मुझे अटेंशन फील कराएं, मुझे लव फील कराएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसकी ऐसी डिज़ायर है कि वो दूसरों के साथ जुड़े, एडल्ट वर्ल्ड में वो भी जाए, उनकी बातों को समझे। नंबर 4, नेचर एज ए पावरफुल फोर्स। प्रकृति एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में है। मतलब जो नेचर है उसको बल्कि ज़्यादा एक कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है, और नेचर से ये जो ग्रामीण लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, ये ज़्यादा डर रहे हैं। नेचर इज़ ए डोमिनेंट पर्सन इन द स्टोरी। इस कहानी में जो नेचर है वो अपना बहुत ज़्यादा मुख्य किरदार अदा कर रही है, डोमिनेंट प्रेजेंस है उसकी। नॉट जस्ट एज ए सेटिंग, उसे सिर्फ आप सेटिंग मत समझिए कि नेचर को जो एक सेटिंग के तौर पे लिया गया, नहीं, ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं है बल्कि वो भी अपने आप में कैरेक्टर है। बट ऑलमोस्ट एज ए कैरेक्टर, द समर लाइटिंग सिम्बोलाइजेज बोथ ब्यूटी एंड डेंजर। समर लाइटिंग में ये एक प्रतीक है उस सुंदरता का भी और साथ में ख़तरे का भी। मतलब गर्मियों के अंदर जो अगर लाइटनिंग हो रही है, जो मतलब बिजली कड़क रही है अगर गर्मियों के अंदर, तो किस चीज़ का सिम्बोलाइज कर रही है, वो ब्यूटी को और डेंजर दोनों को सिम्बोलाइज कर रही है। रिफ्लेक्टिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इमोशनल टर्बुलेंस ऑफ ग्रोइंग अप। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बचपन में जो वो चीज़ें महसूस कर रहा है, जो उसके अंदर उथल पुथल चीज़ें जो हो रही हैं इमोशनली भी, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो इमोशनली मतलब कहीं ना कहीं उथल पुथल फील हो रही है, जबकि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा उस चीज़ का हो रहा है कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जिसके अंदर, यानी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उन चीज़ों को लेके लोग जो हैं वो अपने आप में ज़्यादा जो है डिस्कस कर रहे हैं। जो एडल्ट वर्ड है वो ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, जैसे कि लाइटिंग के बारे में कर रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। वो लोग ज़्यादा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और इमोशनली ये खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पा रहा। नंबर 5, फैमिली एंड इमोशनल नेग्लेक्ट। इस बच्चे के साथ और क्या बात जुड़ी है कि जो उसकी फैमिली है उसके साथ इमोशनली कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि डिस्कनेक्ट है, तो नेग्लेक्ट कर रही है उसको। तो परिवार से उसका भावनात्मक रिश्ता तो बन ही नहीं पा रहा। परिवार और उसका भावनात्मक उपेक्षा हो रही है, बल्कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। There is a subtle critique of how the boy is emotionally neglected। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि जो बच्चा है वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उपेक्षित है, बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली निगलेक्ट किया जा रहा है। ही डज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड इट, जबकि वो उसे पूरी तरह समझ भी नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो एडल्ट वर्ड है वो उसे अपने वर्ड में क्यों नहीं एंट्री दे पा रहा। बट रीडर्स कैन सेंस हिज इमोशनल हंगर। लेकिन जो रीडर्स है वो उससे बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। आपने ये फील किया कि अगर आप इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि ऐसे बच्चे के साथ तो मतलब हम मतलब जुड़ जाते हैं। हम इमोशनली ऐसे बच्चे की जो भूख है, इमोशनली जो क्रेविंग है उसके अंदर,
जो उसकी इमोशनली जो एक हंगर है उसको हम महसूस कर सकते हैं एज ए रीडर। तो एज ए रीडर हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं। दिस थीम ऑल्सो टचेज ऑन जनरेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लैक ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन विद इन फैमिलीज। ये थीम पूरी तरह हमें मतलब महसूस होती है टच करते हुए कि अगर जनरेशनल गैप की बात की जाए तो ये जनरेशन का गैप भी है कि वो बच्चा तो अभी छोटा है लेकिन जो एडल्ट लोग हैं वो उसे नहीं समझ पा रहे हैं और वो उनकी बातें नहीं समझ पा रहा। तो कहीं ना कहीं नासमझी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस की कमी भी है, कि कम्युनिकेशन की कमी है, कि फैमिली के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा जिसकी वजह से, या फैमिली के जो लोग हैं उस बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसके इमोशन से नहीं अपने को जो है कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो इसीलिए वो बच्चा अपने को लॉनली फील कर रहा है। यही वजह है कि वो आइसोलेशन में है, वो बच्चा अपने के अंदर एकांत महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें इस ये जो हमारा समर लाइटिंग है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर पूरी तरीके से ये थीम बेस्ड है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। और कंक्लूजन की अगर बात की जाए अब इसके कि कंक्लूजन में हम क्या देख रहे हैं, तो कंक्लूजन है समर लाइटिंग एक्सप्लोर्स द डेलिकेट इंटरप्ले बिटवीन चाइल्डहुड इनोसेंस, फियर एंड इमोशनल लॉन्गिंग विद इन ए रूरल जमैकन सिटी। समर लाइटनिंग की कहानी बचपन की मासूमियत, डर और उसकी भावनात्मक चाहत को, जो उसकी संवेदनशीलता है वो दर्शाती है। और जो ऑलिव का जीवन है, सीनियर ग्रामीण जो उसका जीवन है, जो उसके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो प्रकृति का प्रभाव है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब उसका जो इमोशनल है वो तो वो जुड़ ही नहीं पा रहा है, और जो उसका ग्रामीण इलाका है पूरा जमाइकन जो सिटी जो सेटिंग दी गई है वो लोग भी कुछ अलग ही तरह के हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए यंग बॉय, अगर हम इसको एक यंग बॉय की नज़र से देखें पूरी सेटिंग को, ऑलिवर सीनियर हाईलाइट्स थीम सच एज द पावर ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरस्टिशन एंड द इमोशनल आइसोलेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस बाय चिल्ड्रन। तो ऑलिवर सीनियर ने यहाँ जो थीम को हाईलाइट किया है वो किया है नेचर की शक्ति को। उसने कहा कि मतलब उसकी जो थीम है वो पूरी तरीके से प्रकृति की जो शक्ति है, यानी कि जो लाइटिंग नज़र आ रही है, जो बिजली कड़क रही है, तो उसकी पावर को दिखाया है। उसने पूरी तरह सुपरस्टिशंस मतलब जो अंधविश्वास है उसके प्रभाव को दिखाया कि उस गांव के लोग जो है अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही उसने दिखाने की कोशिश की कि इमोशनल आइसोलेशन जो उस बच्चे में हमें देखने को मिल रहा है, तो उस बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो इमोशनल आइसोलेशन का है, यानी वो भावनात्मक रूप से खुद को अकेलापन फील कर रहा है, और उसके साथ ना तो उसकी फैमिली जुड़ पाती है, ना ही वो दूसरे जो एडल्ट लोग हैं उनके संसार में एंट्री उसको मिल पाती है ताकि वो उन लोगों से जुड़ सके। और जो बड़े लोगों की बातें उसको समझ नहीं आती हैं, उसकी बातें या उसके इमोशंस को वो बड़े लोग जो एडल्ट वर्ल्ड का जो पीपल है वो नहीं समझ पा रहा है। बस ये ही सारी थीम थी इसकी, जिसका नाम है समर लाइटनिंग। बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्टोरी है। आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी थीम किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कैसे लिखना है, और किस तरह से हेडिंग्स मेंशन करनी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विदाउट हेडिंग मत करिएगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग डालते हैं तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए, ताकि इसमें जो है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ पर अपलोड करते रहें। अंडरस्टूड? चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।